हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम दूसरी इकाई की चौथी कविता जिसका नाम है छापा यह देखने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं ओम प्रकाश आदित्य जी। तो हमेशा की तरह चलिए सबसे पहले देखते हैं कवि परिचय। ओम प्रकाश आदित्य जी का जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। तो इनकी मृत्यु है 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में। अब परिचय में देखते हैं। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग के पुरोधा भी थे। चलिए अब देखते हैं प्रमुख कृतियाँ। प्रमुख कृतियों में इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर। अब देखते हैं गद्य संबंधी कुछ बातें। अब प्रस्तुत हास्य व्यंग कविता में कवि ने आयकर विभाग वाले यानी इनकम टैक्स के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया है। अब छापा मारने वालों की जो कार्य प्रणाली होती है, काम करने की जो पद्धति होती है, उसको दर्शाया है। अब कवि द्वारा किया गया छापे का जो वर्णन है वो बहुत व्यंग्यात्मक वर्णन है और उसमें से हास्य उत्पन्न करता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कविता की तरफ और शुरू करते हैं। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ? अब देखते हैं इसका अर्थ। कवि कहते हैं कि उनके घर पर आयकर विभाग वालों का यानी इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ा। अब वो छापा भी कोई छोटा मोटा छापा नहीं था, बहुत बड़ा छापा पड़ा। अब पहले तो आयकर विभाग वाले अधिकारी उनके घर आए, पूछताछ करने के लिए आए, लेकिन सीधे घर में घुस गए और पूछने लगे कि सोना कहाँ है, सोना कहाँ रखा है। कवि ने भी उन्हें जवाब देते हुए कहा, सोना सोना तो वह उनकी आंखों में है, क्योंकि कई रात से वे सोए नहीं हैं। अब अधिकारियों को इस पर बहुत गुस्सा आया। वे फिर से कवि से कहते हैं कि स्वर्ण दो स्वर्ण। लेखक भी स्वर्ण को सुवर्ण से जोड़ देते हैं और जवाब देते हैं, सुवर्ण वो तो मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उसे वे उन्हें कैसे दे दें? यहाँ पर सुवर्ण का मतलब अच्छा अक्षर होता है। चलिए अब आगे। वे झुंझला कर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है चांदी? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। अब यहाँ पर देखें तो कवि का ऐसा जवाब सुनकर अधिकारी भी झुंझला उठे, चिड़चिड़े हो गए और उन्होंने फिर से कवि को कहा कि तुम हमारी बात को समझे नहीं, हमें तो तुम्हारा वह पैसा चाहिए जिसका तुम्हें रखने का कोई अधिकार नहीं है। अब यहाँ पर अधिकारी जिस अर्थ की बात कर रहे थे उस अर्थ को कवि ने कविता के अर्थ से जोड़कर बड़ा ही प्यार से और मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि अर्थ तो उनकी नई कविताओं में आपको मिल सकता है। फिर अधिकारी कवि से छुपा कर रखी गई चांदी निकालने के लिए कहते हैं। कवि चांदी का अर्थ भी चांदी जैसे सफ़ेद हो गए अपने बालों से जोड़कर उनको जवाब देते हैं कि चांदी तो मेरे सिर के बालों में आ रही है। यह सिलसिला और आगे बढ़ा और वे उद्भ्रांत होकर बोले, उद्भ्रांत यानी हैरान होकर बोले कि यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं भी लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। अब यहाँ पर जब अधिकारी कड़क कर पूछते हैं, हैरान होकर पूछते हैं कि उनके नोट कहाँ हैं, यानी रुपए कहाँ हैं, तो वे नोट का संबंध अब यहाँ पर देखिए। विद्यालय की परीक्षा में जब हम नोट्स निकालते हैं तो उन नोटों का संबंध वे यहाँ पर रुपयों से जोड़ देते हैं और वे कहते हैं कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले ही तैयार करेंगे, उससे पहले बिल्कुल नहीं।
अब ऐसा जवाब सुनकर अधिकारियों ने फिर से गरजते हुए उनको पूछा कि हमारा कहने का मतलब आपकी मुद्रा यानी पैसों सिक्कों से है। कवि ने इसका अर्थ भी देखिए किस तरह से लगाया। अब यहाँ पर हम देखें तो मुद्रा के भी यहाँ पर दो अर्थ होते हैं। पहला एक तो मुख मुद्रा और दूसरा है तो मुद्राएं यानी सिक्के। अब कवि ने इसका अर्थ मुख मुद्रा से जोड़कर बड़ा ही अच्छा और सुंदर जवाब दिया। वे कहते हैं कि मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख सकते हैं। आगे की पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला उन्हें एक ही तत्व खाली। अब कवि के ऐसे ऐसे जवाबों को सुनकर अधिकारी कुछ सोचने लगे। फिर वे शयन कक्ष की तरफ बढ़े यानी सोने के कमरे में और उनके फटे तकिए की रुई नोचने लगे कि शायद उन्हें वहां पर कुछ मिल जाए, शायद कवि ने कुछ छुपा कर रखा हो। लेकिन कवि कहते हैं उन अधिकारियों ने उनकी टूटी अलमारी को खोला, उनकी रसोई में पड़े खाली पीपों को भी टटोला, वहां पर भी देखा, बच्चों की गुल्लक खोल खोल कर भी देखी, पर उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिला, सब कुछ खाली था। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड, देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनके घर में पड़े कनस्तरों को यानी टीन के डब्बों को और पानी रखने के लिए मटकों तक को टटोला यानी देख डाला, पर उन्हें सब कुछ खाली का खाली मिला। अब वे कहते हैं कि अधिकारियों ने उनके घर का जो ऐसा दृश्य है वो देखा तो उनका खिला हुआ चेहरा भी मुरझा गया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि छापे में काफ़ी धन मिल सकता है, काफ़ी पैसा मिल सकता है, पर यहाँ तो कहीं कुछ नहीं था। अब अधिकारियों का गुस्सा कुछ शांत हो गया था, उनके मन में दया के भाव आ गए थे। कवि के घर का ऐसा दृश्य देखकर उन आयकर विभाग वालों को भी उन पर दया आ गई। आगे वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? अब यहाँ पर देखें तो उन अधिकारियों के चेहरों पर अब गुस्से की बजाय एक दया का भाव दिखाई दे रहा था। कवि से उन्होंने क्षमा मांगी और उन्हें यह बात बताई कि किसी की गलत सूचना की वजह से वो यहाँ पर आ गए थे। अब यहाँ पर आयकर विभाग वाले बड़े पछताने लगे, क्योंकि कवि के घर में उन्हें कुछ नहीं मिला। अब उनके सिर शर्म से झुक गए थे, वे वापस जाने लगे तो कवि ने उन्हें रोककर कहा कि आप मेरी एक बात सुन लीजिए। यदि छापे के दौरान मेरे घर में आपको अधिक धन मिलता तो आप वह निश्चित ही ले लेते। अब आपने तो देख लिया है, मेरे घर में ना कोई सिक्के है, ना कोई धन है, ना कुछ। मेरी ऐसी हालत में तब आप मुझे कुछ धन देकर क्यों नहीं जाते? आखिरी पंक्तियाँ, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए, एक तख्त तो डलवा दीजिए। अब यहाँ पर कवि उन आयकर विभाग वालों को कहते हैं कि जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं उन्हें तो आप लोग निकलवा लेते हैं, ठीक है, निकलवा लीजिए, आपका काम ही है निकलवाना। पर जिनके घर में टूटी कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है, उनके घर में बैठने के लिए, सोने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो कर दीजिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कवि ओम प्रकाश आदित्य जी ने इस कविता के माध्यम से आयकर विभाग वालों की जो कार्य प्रणाली होती है
एक तो वह कर चोरी करने वाले और नाजायज ढंग से जो संपत्ति जमा करते हैं उन लोगों पर या उनके कार्यालय पर छापा मारते हैं। दूसरी बात यह कि जब कवि के घर पर छापा पड़ा तो कवि मांगी गई वस्तुओं को उन साहित्य विधाओं से जोड़कर बड़ी ही व्यंग्यात्मक रीति से वह जवाब आयकर विभाग वालों को देते हैं। तो यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।